नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफी जाना पहचाना नाम है और राजनीति में भी उनसे वो बहुत ज्यादा आम जनता से सरोकार रखते हैं। शायद इसी नियत के चलते उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में तेजी से उभरने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और उनके साथ शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल की कार्यकारिणी में शामिल सुभाष वारे से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि राजनीति में किस तरह के लोगों को आना चाहिए और राजनीति का माहौल कैसे जो है बदला जा सकता है। तो आइए मिलते हैं समाज सेवक सुभाष वारे साहब से। नमस्कार वारे साहब। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल से ज़्यादा हो गए। आज़ादी के जो मतवाले थे, जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर देश को अंग्रेजों के काले कानूनों और उनके अत्याचारी शासन से मुक्त कराया, क्या हमारे देश के नागरिक आज उन हालात को बदलने में या अच्छे वातावरण में रहने के लिए अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं? देखिए, आजादी के पहले वाले भारत में तब की जो एक व्यवस्था थी, सरंजामी व्यवस्था और पुरोहित शाही का वर्चस्व वाली व्यवस्था, उसमें मुट्ठीभर लोगों को ही विशेष अधिकार थे जी। जैसे मत डालने का अधिकार सिर्फ 22% लोगों को था, शिक्षा का अधिकार सब लोगों को नहीं था, प्रॉपर्टी धारण करने का अधिकार सबको नहीं था, व्यवसाय स्वातंत्र्य मतलब जाति कौन सी भी हो लेकिन जो हुनर है आपके पास वो व्यवसाय करने का स्वातंत्र्य नहीं था जी। तो आजादी के बाद जो संविधान हमें मिला, वो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वो मुट्ठीभर लोगों के विशेष अधिकार निरस्त करके सभी लोगों को मूलभूत अधिकार बहाल किए। बहुत अच्छा। और उस दिशा में आजादी के बाद जब आजादी के जंग का जो एक माहौल था, उसका एक अपना परिणाम था। आजादी की जंग में हिस्सा लेने वाले बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, तो उस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास हुए और शिक्षा का अधिकार मिला, कानूनन मिला, व्यवहार में भी कुछ हद तक मिला और लोगों को अपने अधिकार की एहसास हुआ। लोग अपने अधिकार के लिए संगठित होने लगे, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक काम हुआ। लेकिन जो जितना बढ़िया संविधान हमें मिला था, तो उस पर जितना ठोस, जितना ऑनेस्ट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। लेकिन बाद में जिन लोगों के विशेष अधिकार निरस्त हुए थे, वो लोग जो शुरू में थोड़े से दबे हुए थे, उनको ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आजादी के जंग का परिणाम और उन मूल्यों का प्रभाव कम होते गया, आजादी के जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था वो लोग चल बसे एक एक करके, तो अब संविधान विरोधी लोग धीरे धीरे संगठित होके, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में निश्चित रूप से जो सपना था, जो अपेक्षाएं थी स्वतंत्र भारत में, संविधान के माध्यम से जो परिवर्तन की गति चाहिए थी, वो गति आज कुछ हद तक कम हुई है। ये थोड़ी निराशा की, निश्चित रूप से एक निराशा की स्थिति है। सर, एक सवाल, आजादी के बाद लोगों के अधिकार मिले, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। कई जातियों के लोग जो उभर के बड़े राजनेता बने और मंत्री और उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या इन लोगों की नुमाइंदगी से वास्तविक तौर पे उन लोगों की जातियों का उत्थान हुआ? जैसे मायावती, रामविलास पासवान, स्टालिन और ये जयललिता और लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, असदुद्दीन ओवैसी का परिवार, ठाकरे परिवार, जो लोग जो है राजनीति में आए विशेष जाति के लोग, वो लोग अपना खजाना, अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तृत्व, अपनी संपत्ति तो बढ़ाने में कामयाब हो गए। क्या उनके
तहत आने वाली जातियों का भी वास्तविक उत्थान हो पाया? देखिए, जो नाम आपने गिनाए उसका हर एक का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका जो रोक है वो सही है कि संविधान में जो सामाजिक न्याय की संकल्पना है वो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिया जो पिछड़े समूह है जी वो समूहों को न्याय मिले ये था। जी ये थोड़ा सा उसका फायदा लेके व्यक्तिगत तौर पर लोग आगे बढ़े, सिर्फ राजनेता नहीं, नीचे भी जो सामाजिक न्याय की संकल्पना है संविधान की जी उसका फायदा नीचे भी हुआ। लेकिन सिर्फ एक वाक्य कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एक बात कही थी, जी पे बैक टू द सोसाइटी, जी मतलब परिस्थिति का, संविधान का, सोशल जस्टिस का फायदा लेकर आप अपनी निजी जिंदगी में अगर कुछ हासिल करते हो तो आपको ना कि हमेशा ऊपर देखना है, आपको थोड़ा नीचे देखना बहुत है। अच्छी बात पीछे- कही थी जी, बहुत सही बात है ये जी। हाँ, तो पे बैक टू द सोसाइटी ये भावना की कमी रही, ये बात सही है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से जो है हमारे देश में अभी तक शासन हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो चाहे जो है प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हो, और ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, और बीच में मोरारजी देसाई हो, देवगौड़ा हो, और चौधरी चरण सिंह हो, और ये अभी जो है हाल में जो है अटल बिहारी भाई 3 बार बन गए, अटल मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, सारे प्रधानमंत्री हुए। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा की जो ईमानदारी थी, वो ईमानदारी इन बाकी नामों में जो है नहीं दिखाई दी। इसकी क्या वजह है? देखिए, ईमानदारी की संकल्पना निरपेक्ष नहीं होती है। मैं ये मानूंगा कि इन सारे प्रधानमंत्रियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने जो चैलेंज आह्वान था वो ज्यादा गंभीर था। जी निश्चित रूप से गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री की एक अपनी ईमानदार छवि है और उसी तरीके से काम आगे बढ़ना चाहिए। वो धीरे धीरे कम होता गया, ये बिल्कुल सही है। वो ईमानदार छवि, और फिर ऊपर से नीचे भी अगर ऊपर का नेता प्रामाणिक है तो वही भावना नीचे भी पनपती है, तो वो कमी रही, ये सही है। सर, एक सवाल, प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब पहली बार ही प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें जो है, जो हमारे सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको अपनी आय व्यय का ब्यौरा जो है हर साल प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री 8 साल से ज्यादा हो गए, नरेंद्र मोदी साहब, उनके यहाँ जो है इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ईमानदारी के द्योतक थे और ये उस ईमानदारी को छोड़ के लोगों को बेईमानी करने के लिए छूट देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर जो ईमानदारी होती है ना, उसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। जी मैं आपको एक बात कहूँ कि भारतीय समाज व्यवस्था में ना गड़बड़ ये है कि नैतिकता के मापदंड भी व्यक्तिगत तौर पर मापे जाते हैं, और बहुत पुराने इतिहास में देखा जाए तो हमारे यहाँ मोक्ष की संकल्पना भी जी सामूहिक नहीं है, व्यक्तिगत है। बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आदर्शों के बारे में, आदर्शों के शिखर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति ज्यादा महत्व नहीं रखता। वो शिखर की तरफ अगर 1000 लोग एक पैर भी आगे डालते हैं सामूहिक तौर पर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो और अब आपका सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उस तरीके की व्यवस्था ना पार्टी के अंदर, ना राजनीतिक व्यवस्था के अंदर खड़ी करने में वो सफल नहीं हुए। और बाद में तो भारतीय जनता पार्टी, खास करके जब से प्रमोद महाजन जी का कुनबा बढ़ा भारतीय जनता पार्टी में, और जैसे जैसे उन्होंने बीएसएनएल को खत्म करके जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की जो ये थी उसको बढ़ावा देने की बात शुरू कर दी, तब से भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के आदर्शवाद की कमी दिखने लगी। और वो आज तो साफ जाहिर है। लेकिन जो बात, मुद्दा जो कहा था वाजपेयी जी ने, उसको आज सार्वजनिक जीवन में हमने आगे ले जाना चाहिए कि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी और लोक प्रतिनिधि, इन्होंने हर साल अपना संपत्ति और इनकम के सोर्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये मुद्दा
सार्वजनिक रूप में उसके लिए एक दबाव, जन संगठन का दबाव हमने निर्माण करना चाहिए। वाजपेयी जी की वो बात सही थी। सर, अब जिस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में देश की सारी संपत्तियां औने पौने दामों में व्यक्तिगत निजी हाथों में सौंपी जा रही है, उससे हमारा भविष्य जो है अंधकारमय हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। और हमारे युवा लोग जो है आगे चल के क्या सोचेंगे? सरकारी नौकरियां और सरकारी उपक्रम तो इस तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। इससे भारतीय युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम खड़े हुए, वो देश की नैसर्गिक साधन संपत्ति का इस्तेमाल करके और उसमें काम करने वाले कामगारों के पसीनों से वो खड़े हुए। वो सार्वजनिक संपत्ति है। जो कल्पना थी शुरू में कि इस तरीके की बेसिक इंडस्ट्री, प्राथमिक इंडस्ट्री सरकार की तरफ से सार्वजनिक क्षेत्र में खड़ी होगी और उसके आधार पर जो सेकेंडरी इंडस्ट्री डेवलप होगी उसका मुनाफा कंट्रोल किया जाएगा। ये जो संकल्पना थी इनिशियली, तो उसको पूरी तरह से तहस नहस करके देश की साधन संपत्ति जो खड़ी हुई 60-70 साल में, उसको निजी क्षेत्र में बेचने का काम जो किया जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय जो है, निर्गुंतवणुकीकरण मंत्रालय, ये तुरंत बंद होना चाहिए। आज भी बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र फायदे में है और जो फायदे में है उनको भी बेचा जा रहा है। एयर इंडिया को बेचा, रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं पार्शियली उसको प्राइवेटाइजेशन में दिया। तो मुझे तो लगता है सरकारी क्षेत्र से प्राइवेटाइजेशन और नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियां, कंत्राटीकरण जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। और जो हमारे युवा है उनको, उनके भविष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत गलत दिशा में हमारी ये आर्थिक नीतियां जा रही है। सर, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य कुछ पार्टियां जातिवाद और धर्मवाद की बात करके चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हैं सभी राजनीतिक दल और देश में माहौल खराब करते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? बिल्कुल, आज की तारीख में लोकतंत्र की यशस्विता को लेकर काफी संदेह लोगों के मन में है। उसमें जाति का मुद्दा प्रचार में, उम्मीदवार के चयन में खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है और थोड़े बहुत प्रमाण में सभी दल इसमें जिम्मेदार है, दोषी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा सत्ताधारी दल होने की वजह से और वो इस दिशा में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का दोष ज्यादा है। और चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव से लोकतंत्र मजबूत हो, इस तरीके का व्यवहार सभी राजनीतिक दलों ने करना चाहिए। और दूसरा एक मुद्दा मैं ये भी यहाँ कहना चाहूंगा कि ईवीएम मशीन की निष्पक्षता क्या है, अभी तक ठीक से तय नहीं हुआ है। मैं आरोप भी नहीं करूंगा, लेकिन निष्पक्षता सिद्ध भी नहीं हुई है और लोकतंत्र संदेह के दायरे से बहुत दूर होना चाहिए। इसलिए ईवीएम के मशीन के बारे में भी फिर विचार होना चाहिए। चुनाव में जातिगत प्रचार, जातिगत चुनाव उम्मीदवार का चयन और बड़े पैमाने पर कारपोरेट सेक्टर द्वारा हासिल किया हुआ निधि का इस्तेमाल, पैसों का इस्तेमाल, इसको रोकने के लिए चुनाव सुधार कार्यक्रम के लिए जन संगठनों ने दबाव बढ़ाना चाहिए। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से जो है अभी राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड हो चुके जज रंजन गोगोई साहब ने किया, ठीक है, उसके बाद काशी और मथुरा का माहौल भी जो है खराब करके जो है पूरा देश में जो है सिस्टम बिगड़ रहा है। तो क्या ये दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको बातचीत से या त्वरित गति से न्यायालय द्वारा हल नहीं होना चाहिए? देखिए, इतिहास के उत्खनन में अगर हम लिप्त रहे तो फिर इतिहास के उत्खनन से हमारे नसीब में वेदना और पीड़ा ही आएगी। अब हिंदुत्ववादी ताकतें ये कह रही है कि हमारे मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, लेकिन उसके भी और पुराने इतिहास में अगर हम चले गए तो एक आवाज ये भी है कि एक जमाना था कि भारत में बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ था,
बौद्ध स्तूप थे, जी बहुत सारे मठ थे, और उनको तोड़ के, उनको बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके बौद्ध धर्म का प्रभाव कम करने की हिंसक कोशिशें हुई है। तो इतिहास के उत्खनन में अगर हम चले जाए जी तो पीड़ा और वेदना हासिल होगी। आज के तारीख में हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने धर्म से अपना धर्म पालन करें, उपासना करें, और दूसरों के धर्म की आदर करें। इस तरीके की नीति होनी चाहिए। धर्म के आधार पर इस तरीके के विवाद खड़े नहीं करने चाहिए। और धर्म स्थलों के बारे में जो कानून बना है कि 1947 की जो यथास्थिति थी जी वो यथास्थिति बरकरार रखे, उस कानून का आदर करना चाहिए। और न्यायालय ने, जैसा आपने पूछा, कि उसी कानून के तहत केसेस का जल्द निपटारा करके इस तरीके के विवादों को खत्म करना चाहिए। सर एक सवाल, जिस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, अलग तरह की राजनीति करने की शुरुआत की थी उन्होंने, उस तरह का उदय अन्य राजनीतिक दलों में नहीं देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और उनके मान सम्मान में जो तेजी से वृद्धि हुई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक जमाना था 2010 से आगे कि लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी संवेदनशील बने हुए थे, और उस समय भी बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल और उनके टीम ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जो जनभावना थी उसको बहुत अच्छे तरीके से संगठित करने का काम किया। जी अब इस तरीके का एक जन आंदोलन खड़े करने में जिस प्रचार की जरूरत होती है, उस प्रचार और कुछ हद तक प्रोपेगेंडा, इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उसमें सक्षम है। तो और उस जनभावना को संगठित करते हुए वो उभरे। उसके बाद अगस्त 2012 में जब ये जन आंदोलन के बजाय उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा चैलेंज भी दिया गया उनके सामने कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने, और उनकी भी एक प्रक्रिया चली, तब आम आदमी पार्टी बनी। तो जो जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शासकीय जो व्यवस्था चलती है उसके गैर व्यवस्थापन, जिसे कहते हैं मराठी में गैर व्यवस्थापन, उसके लिए जो लोग काफी संतप्त थे, तो इसमें एक आशा जनता को नजर आई अरविंद केजरीवाल के रूप में। और उस समय जो उन्होंने स्वराज नाम की किताब लिखी थी, जिसका मराठी रूपांतरण करके मैंने महाराष्ट्र में भी काफी लोगों तक पहुंचाया था, तो उस स्वराज की संकल्पना में भी लोगों को लोकतंत्र के मजबूतीकरण की और लोकतंत्र के मतलब विकेंद्रीकरण की एक संभावना नजर आई। तो इसके कारण और उसको सही तरीके से प्रचारित करने की क्षमता केजरीवाल जी के पास होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल तेजी से भारतीय जनता मतलब कम से कम कुछ राज्यों में अपना स्थान बना सके। सर स्वराज जो है उसकी परिकल्पना बहुत अच्छी थी और आप जैसे लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उस परिकल्पना को बहुत तेजी से अब केजरीवाल क्यों आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो हम लोगों ने भी इस पर काफी बहस की थी बैठकों में। तो अरविंद केजरीवाल जी का आर्गुमेंट ये है कि सामने लोकतंत्र को पूरी तरह से तहस नहस करके एक तरीके से संविधान और लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने वाली ताकतें सामने अगर आपके हो तो आप स्वराज संकल्पना की भी एक व्यावहारिकता से आपको आगे चलना पड़ता है। एक उदाहरण उस समय उन्होंने दिया कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दिनों में अपने डोनर्स जो है उस डोनर्स का नाम लिस्ट अपने वेबसाइट पर प्रसारित करने का काम किया था शुरुआती दिनों में। और जैसे ही ये काम और आम आदमी पार्टी को काफी सक्सेस भी मिला दिल्ली में तो जैसे ही ये डोनर्स की लिस्ट पब्लिश होने लगी तो उनका ये कहना है कि मोदी जी के सरकार द्वारा जो जांच एजेंसियां है, तो जांच एजेंसियों ने, आईटी डिपार्टमेंट ने आम आदमी पार्टी के डोनर्स लोगों को व्यक्तिगत तौर पर उनका तकलीफें देना शुरू किया, जांचना शुरू कर दिया। तो जो इस स्वराज की संकल्पना को प्रेरित होकर जो डोनेशन दे रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, इसलिए हमें कुछ व्यवहारिक मुद्दों पे विचार करना होगा, ये उनका आर्गुमेंट था। और फिर उन्होंने काफी मुद्दों पर जो उनकी स्वराज की किताब थी
तो बैकआउट किया। लेकिन उनका आर्गुमेंट यही है कि सामने जो ताकतें हैं उनका मुकाबला आप इस तरीके से नहीं कर सकते किताबी बातों से। ये एक आर्गुमेंट उनका सही है। क्या सत्य की लड़ाई लड़ने वाला आदमी असत्य का दामन थाम कर उस सत्य को जो है हासिल कर सकता है? देखिए, इसकी तो एक पूरी जो तार्किक ये है वो महात्मा गांधी जी ने दी है, साध्य साधन विवेक नाम से, जी। कि आपका साध्य कितना भी आदर्श क्यों न हो, लेकिन साध्य की तरफ आपको ले जाने वाले आपके साधन भी निर्दोष होने चाहिए। जी। ये आपको, मुझको और जनता को ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल के आर्गुमेंट में कितना दम है। मतलब ये सही भी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो विरोधियों को खत्म करने का काम कर रही है। अभी महाराष्ट्र में देखिए कि उन्हीं के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किरीट सोमैया जैसे लोग हर रोज उठ के किसी न किसी के भ्रष्टाचार के मुद्दे निकालते हैं जी। लेकिन उनमें से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया तो उनके फाइलें बंद हो जाती है। जी। तो ऐसे स्थिति में मैं ये सवाल आपके ऊपर और जनता के ऊपर ही छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि सच में इस तरीके की शक्ति के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो आप साध्य साधन विवेक के मुद्दों को साथ में लेकर ही कैसे लड़ सकते, मतलब लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अरविंद केजरीवाल के आर्गुमेंट को मानिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आर्गुमेंट गलत साबित करने के लिए गांधी जी के तत्वों को हाथ में लेकर उस तरीके का एक जन आंदोलन भी सामने खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल गलत है ये कह के वो गलत साबित नहीं होंगे। एकदम उस सही। तरीके का एक सक्षम जन आंदोलन फिर हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल सही। सर एक चीज बताइए कि जिस तरीके से जो है हमारे देश में जो है उद्योग करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, पूरी व्यवस्था है, उसमें खास तौर से कुछ परिवारों को ही सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज और लोन मिल जाते हैं, युवा उद्यमी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनको लेके जो सरकार ने कार्यक्रम बनाए, स्किल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमी, ये सब कागजी नारे रह गए हैं, धरातल पे लोग परेशान नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर काफी सुधार की घोषणाएं होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, लेकिन ये घोषणाएं जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं जी, तो क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते सिर्फ वो खास लोगों के हित में ये सुधारना काम करते हैं। जी। मैं कई सालों से अभी नौजवान लोगों के बीच काम करता हूँ और कई उदाहरण है कि हमारे देश का नौजवान अगर प्रामाणिकता से कोई छोटा बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो उसे इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई अनुभव नहीं मिलता है। उसे तो हर कदम पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये चर्चा अपनी जगह पे है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये चर्चा अपनी जगह पे है, लेकिन अगर सही मायने में कैपिटलिज्म भी आगे बढ़े तो उसके भी कुछ फायदे होते हैं। हालांकि मैं एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सही दिशा में कैपिटलिज्म आगे बढ़े तो उसके भी कुछ फायदे होते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये हो रहा है कि जो चुनावी कैंपेन को निधि देने वाले उद्योगपति है वो जो निजी व्यवस्था होती है उसके भी फायदे लेते हैं और जो सार्वजनिक व्यवस्था होती है उसके भी फायदे लेते हैं। मतलब अमेरिका के रिसेशन के बाद जो एक नारा आया था कि जब तक प्रॉफिट है तब तक प्राइवेट है, और जैसे ही प्रॉफिट कम हो या नुकसान हो तो वो फिर सरकारी है। तो इस तरीके के दोनों तरफ से फायदे कुछ चुनिंदा उद्योगपति ले रहे हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते, और ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है। नौजवान उससे बहुत हताश है। सर आप एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता वर्कर हैं, एनजीओ के जो है सदस्य हैं, और एनजीओ के तौर पे आप जो है लोगों की सेवा करते हैं। क्या ये सही है कि सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां सीएसआर फंड निकालती हैं और उस सीएसआर फंड को अपने हिसाब से लोगों को देती हैं जन सेवा के लिए, लेकिन सीएसआर फंड दिखाकर सरकार से अपने लोन भी माफ कराती हैं?
तो इस तरह से जो है समाज सेवा कैसे होगी? एक तरह से तो ये डकैती हुई कि अडानी अगर जो है 10,000 करोड़ रुपए माफ करा लेते हैं और 10 करोड़ जो है किसी एनजीओ को दे देते हैं CSR फंड से, तो इसको किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, आपका प्रश्न सही है, लेकिन मैं एक दुरुस्ती करना चाहूंगा कि जी। मैं किसी एनजीओ से संबंधित नहीं हूँ। जी। हाँ, मैं जन आंदोलनों से संबंधित हूँ। जी। मैं एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता हूँ और किसान आंदोलन और जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, असंगठित मजदूर, जी। उनके जन संगठनों से मैं संबंधित हूँ। जी। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि सीएसआर एक अच्छी कल्पना थी, लेकिन उसका सही दिशा में प्रयोग नहीं हो रहा है। बल्कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने तो पूरा महाराष्ट्र का सीएसआर, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीएसआर शासकीय व्यवस्था द्वारा संचालित किया। तो और आपने सही कहा कि कुछ काम होते हैं और उसके बदले में कुछ फायदे भी उधर से मिलते हैं। तो ये सीएसआर की संकल्पना नहीं है। सीएसआर की संकल्पना जो गांधी जी की विश्वस्त संकल्पना थी, उस दिशा में बढ़नी चाहिए। सर ये बताइए कि राजनीति में जो है जिस तरीके से पार्टियां, क्षेत्रीय दल उठ रहे हैं, तो क्या दो ही राष्ट्रीय पार्टी होने की परिकल्पना इस देश के लिए सही रहेगी, अमेरिका की तरह, कि यहाँ जो है मतलब इतने हर स्टेट में जो है अलग अलग क्षेत्रीय दल उपस्थित हो और उससे जो है सरकार बने और राजनीति हो? नहीं, अमेरिका की तरह दो दलीय राजनीति और उस तरीके का पोलराइजेशन भारत जैसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, वो ठीक नहीं है। जी। तो प्रादेशिक दल का एक अपना महत्व होता है। प्रादेशिक दल लोगों की आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को ठीक तरीके से उजागर करते हैं, लेकिन वो प्रादेशिक दलों को एक व्यापक भूमिका होनी चाहिए। जो मुद्दा पहले आया था कि सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर अपनी सत्ता और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए ना हो, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिक पक्ष काम करे, तो प्रादेशिक पक्षों का एक फेडरेशन अगर उस दिशा में काम करता है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए वो अच्छी बात होगी। सर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है और आप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसकी हालत दयनीय होने की वजह क्या है? सरकार जो है ईमानदार नहीं है कि जो इस संगठन को जो है देखने वाले नेता, इनकी लड़ाई लड़ने वाले नेता, वो भ्रष्ट है? नहीं, मतलब मैं जो जानता हूँ उसके नेशनल नेटवर्क भी है और असंगठित मजदूरों के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं अलग अलग, बहुत ही प्रामाणिकता से और सक्षमता से काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के जीडीपी में हमारा ये आकलन है, क्योंकि उसका कैलकुलेट करने का कोई सीधा तरीका भी नहीं है, लेकिन हमारा जो आकलन है कि लगभग 65% की अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला जो असंगठित मजदूरों का क्षेत्र है, वो असंगठित मजदूरों के जो सही मांगे है, न्याय अधिकार है, उसके तरफ सरकार प्रामाणिक नहीं है। और सरकार की तरफ से मुझे याद है कि 2005 में डॉक्टर बाबा आढाव के नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली में सोशल सिक्योरिटी एक्ट के लिए एक रैली निकाली थी, मोर्चा निकाला था जी। और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एक्ट मंजूर हुआ जी। लेकिन उस सोशल सिक्योरिटी एक्ट को वास्तविकता में लाने के लिए बजट में जो फंड्स अलोकेट करने चाहिए, उस कानून के व्यवहार के संचालन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, वो अभी तक बने नहीं है और उसको लेकर कि कोई भी सरकार गंभीर नहीं है। तो मैं जितना जानता हूँ, अलग अलग असंगठित मजदूरों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उसमें कई लोग आते हैं। तो महाराष्ट्र में तो हम बहुत सारे लोग इकट्ठा होके लड़ाई करते हैं। अभी 4 दिन पहले पुणे में हमने सिर्फ महाराष्ट्र में जो माथाड़ी कानून है कि जो बोझा उठा के काम करने वाले मजदूरों को न्याय देने वाला, वो इतना बढ़िया कानून है कि सरकार के ऊपर कोई उसके लिए आर्थिक जिम्मेदारी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो कानून हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में हर जगह उसका अमल हो और महाराष्ट्र के बाहर भी उसका अमल हो, लेकिन महाराष्ट्र में से ही उसको उखाड़ कर फेंक देने की एक चल रही है। तो आपका जो सवाल था, नेता निष्ठा से काम कर रहे हैं, ताकत से काम कर रहे हैं, सरकार प्रामाणिक नहीं है। सर, एक सवाल,
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सक्षम और ताकतवर प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वो नोटबंदी कर देते हैं, रातों रात जीएसटी लागू कर देते हैं, धारा 370 हटा देते हैं, 35A हटा देते हैं और 3 तलाक पे कानून ले आते हैं, राम मंदिर जो है बन जाता है, जो भी चाहते हैं प्रधानमंत्री कर देते हैं। किसानों को लेकर 3 कानून भी लेकर आए, लेकिन वो 3 कानून जो है उनको वापस लेना पड़े। तो ऐसी क्या वजह थी कि मजबूत प्रधानमंत्री को कमजोर होते हुए वो कानून वापस करना चाहिए, वापस करना पड़ा? इसको जो है विस्तार से बताइए। देखिए, सरकार मतलब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बहुत सक्षम है, मजबूत है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का परिणाम है जी। अभी तक तो मोदी जी के मजबूती का कोई एहसास भारतीय किसानों को उनको अनुभूति नहीं मिली है, ना तो असंगठित मजदूरों को कोई उनकी मजबूती की अनुभूति मिली है। और ना ही मैं युवाओं के साथ काम करता हूँ तो उन बेरोजगार और हताश जो नौजवान हैं उनको भी पंतप्रधान के मजबूती का कोई अनुभूति नहीं मिली है जी। तो ये प्रोपेगेंडा है और वो दिखाते तो है। हाँ, रातों रात नोटबंदी करके असंगठित मजदूरों को पूरी तरह से रास्ते पर लाने का काम वो कर सकते हैं। बिना चर्चा किए कानून लाकर तीन किसान विरोधी 3 कानून लाके किसानों को सड़क पर लाने का काम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान कानून की बात करें तो मैं तो धन्यवाद दूंगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ हद तक मध्य प्रदेश के किसानों का कि उन्होंने जिस तरीके से लगभग 13 महीने जंग लड़ी और वो किसान विरोधी कानून वापस लेने पर बाध्य किया सरकार को। तो वो किसान खेतिहर मजदूर और किसानी पर निर्भर सभी क्षेत्रों की एकजुट थी, तो उस एकजुट की वजह से वो कानून वापस लेने पड़े। लेकिन वो किसान कानून लाने से पहले हमारे किसान संगठनों की जो मांग थी कि किसानी को और उत्पादनक्षम बनाने के लिए बजट के माध्यम से सार्वजनिक निवेश खेती में होना चाहिए। बिजली उत्पाद के लिए, खेती के लिए बिजली, खेती के लिए पानी, स्टोरेज की सुविधाएं, वाहतुक की सुविधाएं, इस तरीके की, तो वो सार्वजनिक निवेश बढ़ने की जरूरत है आज। सर, किसान जो है कानून वापस हो गए, तो किसान कानून जो है वापस होने के बाद क्या किसानों की आर्थिक, सामाजिक और किसानी की स्थिति उन्नत हो गई, सुधर गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कानून वापस ले गए किसान आंदोलन की वजह से, ये किसान आंदोलन की जीत है। लेकिन कानून लाने से पहले किसान आंदोलन की अपनी मांगे थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिले, इसके लिए उसको कानूनी प्रारूप मिले, वो अधिकार बने किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, बिजली, पानी, स्टोरेज सुविधाएं और वाहतुक सुविधाएं के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो ये तो मांगे कानून लाने से पहले थी जी। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने 3 कानून लाके क्या किया कि उसके पहले किसान आंदोलन की जितनी सारी मांगे थी उन मांगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को उद्योगपतियों के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जी। अब वो कानून वापस ले गए, लेकिन पहले वाली जो पुरानी मांग थी वो वैसे ही है और उस पर काम होना चाहिए। उस पर जब तक काम नहीं होता तब तक किसान और खेती के अच्छे दिन नहीं आ सकते। सर, उस पर काम हो, इसके लिए आप जैसे लोग जो जन आंदोलन करते हैं, अब आगे अगला स्टेप क्या लेंगे? अभी 25 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर भारत में ट्रैक्टर रैलियां की और इधर दक्षिण भारत में अपने अपने हिसाब से आंदोलन किए। तो सबसे पहले वो जो आंदोलन की मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को सरकार सिर्फ डिक्लेयर करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो किसान को मिले, इसलिए उस मांग को कानूनी पैजामा पहनाना चाहिए एक, और किसान को पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो योग्य दरों पर। तो इस मांग के लिए किसान आंदोलन आज भी काम कर रहा है, अपने तरीके से जन संगठनों का दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सर, 2024 में जो है आप केंद्र में किसको सत्तासीन होते हुए देखना चाहते हैं, क्यों और कैसे? देखिए, मैं भविष्य तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बात हमने पहले भी की, जो प्रादेशिक दल है जो अपने अपने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को बहुत सही तरीके से
सामने लाते हैं, जी उन प्रादेशिक दलों का जो नेतृत्व है, जी उस नेतृत्व ने अगर संतुलित और सम्यक तरीके से, विवेकी तरीके से राजनीति को समझा, सामूहिक तौर पर आगे बढ़ने की निर्धार किया, सामूहिक नेतृत्व की संकल्पना को प्रामाणिकता से स्वीकार किया, तो प्रादेशिक दलों के इस तरीके के एक संतुलित और सम्यक फेडरेशन की सरकार मैं चाहता हूं 2024 में, और उस दिशा में राजनीति इस देश की बढ़े, ये मेरी अपेक्षा है। सर, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने जो है प्रादेशिक पार्टियों को आकर्षित करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश करने के मकसद से ही भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय बार बार जो कहा है, तो उन्होंने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित यात्रा नहीं है। जी उनका सबसे पहला एक था कि डरो मत, ये उनका संदेश था। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का उपयोग करके जी एक तरह से विरोधी ताकतों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जी ऐसे माहौल में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा निकालना ये बहुत ही सही कदम था, और हम लोगों ने उसी समय उसका स्वागत भी किया था। अच्छा। और हमारे बहुत सारे साथी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे। तो और जाहिर होता है कि ये राजनीतिक ना होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक चैतन्य लाना, उनको सक्रिय बनाने में भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो बहुत बढ़िया कदम था ये, मैं मानता हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है कि राहुल गांधी जी ने इससे अब आगे बढ़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को तो ताकतवर बनना ही चाहिए, हम भी उसका स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी के ताकतवर बनने का। और उसके साथ साथ आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2024 को सामने रखते हुए और जो प्रादेशिक दल है, उन प्रादेशिक दलों को उनके उनके हैसियत के हिसाब से सही सम्मान देने की दिशा में राहुल गांधी जी को काम करना चाहिए। और मैंने जो प्रादेशिक दलों का फेडरेशन कहा, उसमें कांग्रेस पार्टी की भी जगह निश्चित रूप में है, और अगर कांग्रेस पार्टी ताकत से आगे बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है उसका नेतृत्व भी कर सकती है। लेकिन अकेली कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में 2024 का आह्वान बिल्कुल सक्षम नहीं है उसको मुकाबला करने के लिए। प्रादेशिक दलों को अपने हैसियत के हिसाब से सम्मान देकर उनके साथ ही ये काम हो सकता है। सर, प्रादेशिक दल जो हैं, चाहे स्टालिन की पार्टी हो, ममता बनर्जी की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, टीआरएस नेता जो है चंद्रशेखर राव की हो, चाहे ठाकरे की हो, शरद पवार की हो, इतनी पार्टियां, मायावती की बसपा हो, सपा हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल सेकुलर हो, 50 पार्टियां हैं जिनकी अपनी अपनी हैसियत है। लेकिन उनके जो छत्रप हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है इनको अपने साथ लेके कैसे चल सकती है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि प्रादेशिक दलों के नेताओं को बहुत विवेकी तरीके से, सम्यक तरीके से आगे बढ़ना होगा, और उनको भी सामूहिक नेतृत्व की संकल्पना को स्वीकार करना होगा। इनमें से कई दल के नेता व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक सत्ता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो ऐसे तो नहीं काम बनेगा। मैंने पहले ही कहा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी